कोई बात नहीं, इसको यूज करते हैं। देखो पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, धड़कन दर के बारे में बात की थी कि हार्ट बीट क्या होती है ना। सामान्य धड़कन दर पढ़ ली थी। धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र कौन सा था, इसका निर्माण किसने किया था? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय की संरचना, यानी हार्ट है वो दिखता कैसे, से अंदर क्या क्या होता है। नाम पढ़े होंगे आपने, आलिंद, निलय, महाधमनी, महाशिरा, कोरोनरी धमनी, वाल क्या होते हैं, हार्ट बीट स्टार्ट कैसे होती है, साइनोरिकुलर नोड क्या होता है। ये डायग्राम है, सारी चीजें अपने सीख जाएंगे। हेडिंग डाल लो मानव हृदय की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की संरचना। देखो पहले मैंने आपको बताया भी था कि हृदय होता कहां पर है, दोनों फेफड़ों के बीच में। ये आपके दोनों फेफड़े आ गए, इन दोनों फेफड़ों के बीच में आपका हृदय। और ये भी बताया था कि लगभग वैसे 70-72% होता है हृदय बाईं तरफ, ठीक है ना, ज्यादा भाग बाईं तरफ होता है, इसलिए मैं धड़कता हुआ बाईं तरफ प्रतीत होता है। ये आपका फेफड़ा है दायां, दायां फुफ्फुस हो गया, ये हो गया बायां फुफ्फुस। बाएं फेफड़े के नीचे मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ी संरचना नहीं होती, छोटा सा जे आकार का होता है अमस्य, उदर कहते हो जिसको आप पेट कहते हो, एक ही बात है। दाएं फेफड़े के नीचे मानव शरीर की सबसे बड़ी द्विपालित ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत। आकार में बड़ा होगा तो स्थान भी ज्यादा घेरेगा। बड़ा होने के कारण लीवर क्या करेगा, दाएं फेफड़े पर दबाव डालेगा। ये ऊपर की ओर चलो, ऊपर हमारे कंधे की हड्डियां आ गई, एक होती है स्कैपुला, एक होती है क्लेविकल। क्लेविकल हड्डी है वो यूं करते हैं अपनी कॉलर को टच कर जाती है ना। जिम वगैरह लोग करते हैं तो यूं ऐसे गुबार उठ के ऊपर आ जाता है, हड्डी साफ दिखती है, यहां पे चेक करोगे तो, इसलिए इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब रही बात, दायां फेफड़ा नीचे से दबाव डालेगा, सॉरी लीवर जो है दाएं फेफड़े दबाव डालेगा, ऊपर से कंधा दबाव डालेगा। दबाव डालने के कारण हमारा जो लीवर है ना, उसके ऊपर वाला जो दायां फेफड़ा है वो पिस करके 3 भागों में बंट जाता है, जबकि बायां फेफड़ा रहता है 2 ही भागों में। पेपर में क्वेश्चन आता है, मानव का कौन सा फेफड़ा द्विपालित होता है, कौन सा फेफड़ा त्रिपालित होता है। हमारे दोनों फेफड़े बराबर नहीं होते, ध्यान रहे। एक फेफड़ा हमारा छोटा होता है, एक फेफड़ा बड़ा होता है, कारण इसी दबाव के कारण होता है। एक के नीचे 1.5 से 2 किलो का अंग है लीवर, बड़ा है, प्रभाव पड़ेगा। एक के नीचे छोटा सा 22-23 सेंटीमीटर का मशीन, तो लीवर के कारण फेफड़े के आकार में परिवर्तन आ जाता है। अब अगर बात करो इनके बीच में हमारा हृदय है, तो एक वाल्व या कपाट नाम आपने पढ़े थे। याद रखने का तरीका कि जो भाग देखो हृदय का जो भाग बाएं फेफड़े के संपर्क में आ रहा है उसमें वाल्व भी कितने बन जाएंगे, 2 वाल्व बन जाएंगे, इनको डाइकुस्पिड वाल्व नाम देती है। और यूं याद रखो कि जो भाग दाएं फेफड़े के संपर्क में आ रहा है उसमें वाल्व कितने बन जाएंगे, तो एक तरफ होते द्विवल्ली कपाट, एक तरफ होते त्रिवल्ली कपाट। अब हृदय की संरचना कैसी होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, बंद मुट्ठी के आकार की होती है। किताब के अंदर जो आप डायग्राम पढ़ते हो वो 3D होता है, उसमें सिर्फ आपको आलिंद दिखते हैं, नीले पीछे वाले भाग में छुप जाते हैं, तो वो डायग्राम अपने बोर्ड पे तो बना नहीं सकते, 2D है तो, है ना। तो इसको समझने के लिए अपने क्या करते हो, दैनिक जीवन में आप डायग्राम बनाते हो ना, वैसे ही बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाते हैं, 4 कोष्टक, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए कि कहां पर कौन सा नीले है, कहां पर कौन सा आलिंद है। समझ में आया कि हृदय के अंदर वाल्व कैसे बनते हैं। चलो आपको क्या करना है, पेज के सेंटर पॉइंट में डायग्राम बनाना है, चारों तरफ खाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम के क्वेश्चन यहीं पर ही पढ़ लेंगे अपने, इसके अंदर जितने बनते ऑब्जेक्टिव। 4 भाग बना लेते हैं, जो दैनिक जीवन में आप डायग्राम बनाते हो हृदय का, वैसा ही एक डायग्राम पर बना लेते हैं। बाकी संरचना ऐसी होती नहीं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, संरचना होती है बंद मुट्ठी आकार की। और बंद मुट्ठी को अगर हम ऐसे करेंगे ना, मुट्ठी को बंद, तो सिर्फ आपको ये आलिंद दिख रहे हैं, यानी ये 2 अंगुलियां है ना, ये मेरा आलिंद है। एक कौन सा आलिंद है, ये कौन सा भाग है, दायां, तो ये दायां आलिंद है, और ये 2 अंगुलियां बायां आलिंद है। इनके पीछे ना ये बायां नीले दायां नीले, तो डायग्राम में दिखाई नहीं देंगे, पर अभी आपको मंत्र बता तो कैसे होंगे। अब हृदय जो है इसको बीचों बीच में से एक पट्टिका 2 समान भागों में बांटती है ऐसे, ठीक है ना। ये यानी आलिंद नीलियों को क्या करती है, सेपरेट करती है, जोड़ती है, इसलिए इसको सेप्टम वॉल कहते हैं। सेप्टम वॉल हृदय को 2 समान भागों में बांटने वाली या हृदय के चारों कोष्ठक को जोड़ने वाली पट्टिका क्या कहलाती है, सेप्टम। अब ये बायां भाग है, बाएं भाग में अभी मैंने आपको बताया था वाल्व कितने बनेंगे,
दो बनेंगे, क्योंकि बाएं फेफड़े की तरफ कितने, बायां फेफड़ा कितने भागों में, द्विवल्ली, दो भागों में। तो हृदय के बाएं भाग में भी दो कपाट। दायां फेफड़ा कैसा है, त्रिपालित, तो दाएं भाग में तीन कपाट, सिंपल सी बात। यहां दो कपाट बना लेते हैं। वैसे तो वाल्व कुछ इस प्रकार के होते हैं, इससे से ब्लड आएगा ना तो गिर सकता है खाली, वापस में जाता है, यहां से धक्का लगे ना वाल्व बंद हो जाएंगे। बनते तो इस प्रकार के रियल में, पर आपको सिंपल बताता हूं मैं समझाने के लिए। यहां पर वाल्व कितने बनेंगे, दो। एक तो ये दिख रहा है आपको इस प्रकार का, ठीक है, सामान्य चित्र बता रहा हूं, बाकी डायग्राम ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसे तो आएगा नहीं, मानव हृदय का सह चित्र वर्णन करो, अपने को ऑब्जेक्टिव निकालनी है। इन दोनों कहते हैं डाइकुस्पिड वाल्व, या फिर आप इन्हें नाम दोगे द्विवलनी कपाट नाम देंगे। इस तरफ वाल्व यानी गेट जिसको आप बोल रहे हो, वाल्व बोल रहे हो, कपाट बोल रहे हो, खुले और बंद होने वाले, वो होंगे तीन, ठीक है। तीन वाल्व आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। एक तो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, एक ये नीचे दिख रहा है, एक बीच में बिल्कुल मैं इसे गहरा कर देता हूं। तो इधर वाल्व या गेट कपाट कितने होंगे खुलने वाले, इधर वाल्व होंगे तीन। इनको कहते हैं ट्राइकुस्पिड वाल्व, या फिर हिंदी में बोलो त्रिवलनी कपाट कहते हैं इसको, त्रिवलनी कपाट। इनको कहते हैं डाइकुस्पिड वाल्व, द्विवलनी कपाट, इनको नाम देते त्रिवलनी कपाट। अब इन कपाटों का देखो कोष्ठक कितने बन गए, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है, 2 का नाम आलिंद है और 2 का नाम। अब देखो आ से आगे, आ से आलिंद, आ से आगे, आ से आलिंद, 2 कोष्ठक का नाम आलिंद होता है, 2 का नाम नीले, 2 ही आलिंद होता है, 2 ही नीले। एक तरफ एक आलिंद होगा और एक तरफ एक नीले होगा, एक तरफ एक आलिंद होगा और एक तरफ एक, तो इधर भी एक आलिंद और एक नीले, आलिंद और एक नीले। ये मेरी कौन सी साइड है, ये बाईं तरफ है, तो ये बायां ही नीले और बायां ही आलिंद, बायां नीले हो गया और बायां ही आलिंद हो गया। ये कौन सी साइड है, दाईं तरफ है, ये है ना, राइट साइड है, तो ये दायां ही नीले हो गया और दायां ही, तो 2 आलिंद और 2 नीले, 4 कोष्ठक बन गए। अब एक बात ढंग से समझ लो, मैं बोल रहा हूं, किताब के अंदर आप पढ़ोगे आपको आलिंद लिखे हुए मिलेंगे ऊपर, नीले लिखे हुए मिलेंगे नीचे, ठीक है। बाद में कोई कमेंट करेगी सर आपने तो गलत पढ़ा, गलत नहीं, पहले बता देता हूं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनजान बंदा अगर तो पढ़ेगा सीधा डायग्राम, अगर नोट्स में देखेगा उसको लगे गलती पढ़ाया, गलत नहीं, बिल्कुल सही है। क्या चीज है, किताब में बोल रहा हूं मैं कि आपको आलिंद मिलेंगे ऊपर, नीले मिलेंगे नीचे। पहली बात, किताब के अंदर ये डायग्राम नहीं होता, फर्क इतना ही है कि आलिंद ऊपर करेंगे तो वो कोरोनरी धमनी को यहां से इस कोष्ठक में डालेंगे, हम यहां से डाल देंगे, जानी तो वो किसमें है, उत्तर तो बायां आलिंद रहेगा कि कोरोनरी धमनी हृदय किस कोष्ठक में प्रविष्ट करती है, बायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले, दायां आलिंद, 4 ऑप्शन आएंगे। वो यहां से डालेंगे इस कोष्ठक में, हम यहां से डालेंगे, क्योंकि हमने बायां आलिंद को कहां माना, यहां माना है। अभी कैसे संरचना देखो, अब सपोज करो कैसे होता है किताब में ऊपर, इस फोल्डिंग को मैं यहां से दबा दूं, सपोज करो इसको मैं पकड़ के ऐसे ऊपर कर दूं, ऐसे ऊपर ऐसे घुमा दूं, जैसे मान लो एक कागज है, ये कागज पर बना हुआ है, जैसे एक कागज दो मुझे, वो एक रफ एक पेपर दो, बताता हूं देखो आपको, कोई भी दे दो, एक पेपर दे दो। इधर देखो, अगर बात करें अपनी इसकी, अब ये संरचना कुछ यूं है, ऐसे बनाई हमने। अब इसको बीच से मैं यूं फोल्ड करूं ऐसे, इसको घुमा दूं ऐसे, तो भाई यहां पर कौन है, घुमाऊंगा तो बायां आलिंद कहां है, इसके पीछे क्या ये बायां नीले, इसलिए किताब में ऊपर दिखता है आपको। इसको मैं यहां से यूं घुमाऊंगा तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे दायां आलिंद आ रहा है, और इसके पीछे क्या आ रहा है, दायां नीले। अब ऐसे बंद हो गया तो ये 2 आलिंद और पीछे नीले। अब इसको खोल के देखो, इसको खोलूं मैं तो ये आ गया बायां आलिंद, ये आ गया हमारा दायां आलिंद, ये आ गया बायां नीले, ये आ गया। खोल के पढ़ा इसलिए ताकि आप एक एक कोष्ठक को समझ सकोगे इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसलिए खोला है मैंने इसको, ठीक है। तो ध्यान रहे इसको, इसमें गलती मत करना, ये गलत हो गया। अब काम कैसे शुरू होगा, देखो सबसे पहली चीज, ये बायां जो आलिंद है ना, इस बाएं आलिंद के अंदर क्या होता है, एक रक्त वाहिनी आती है, इसे
एक रक्त वाहिनी है बायां आलिंद के अंदर इसे प्रवेश करती है, इसके अंदर आ रही है, इंटर हो रही है। इस पाइप का नाम है कोरोनरी धमनी। इस पाइप का नाम है कोरोनरी धमनी। धमनी है तो इसमें कैसा रक्त होगा, मतलब कोरोनरी धमनी है ना, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लेकर के प्रवेश करती है। अब ये शुद्ध रक्त आया कहां से, पूरा चक्कर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब कोरोनरी धमनी ने शुद्ध रक्त किस में छोड़ा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये वाल्व जब खुलेंगे तो ये रक्त कहां जाएगा, बाएं आलिंद से चला जाएगा बाएं नीले के अंदर, बाएं नीले में। सेप्टम को एक बार हटा रहा हूं, आप नोट कर लेना। बाएं नीले के अंदर आ गया शुद्ध रक्त। अब बताओ शुद्ध रक्त की जरूरत किसको है, शुद्ध रक्त चाहिए हमारे पूरे शरीर को। क्यों, क्योंकि शुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन घुली हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। शुद्ध रक्त चाहिए पूरे शरीर को, क्योंकि शुद्ध रक्त से शरीर ऑक्सीजन लेकर के श्वसन करेगा। तो ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजना है। अगर ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजना है तो हम क्या करते हैं, यहां से एक पाइप निकलती है, और बहुत बड़ी एक पाइप निकलती है, एक रक्त वाहिनी आती है। इस रक्त वाहिनी का नाम है महाधमनी। इसका नाम है महाधमनी, जिसको कहते हैं एब्डोमिनल आयोटा, है ना। महाधमनी क्या करेगी, यहां से छोटी छोटी से धमनी का ही निकलेगी, छोटी छोटी धमनियां निकलेगी महाधमनी से। महाधमनी से छोटी छोटी धमनियां निकलेगी और वो शुद्ध रक्त को क्या करेगी, महाधमनी से क्या गया, शुद्ध रक्त क्या गया, किस में गया, पूरे शरीर में पंप किया। शरीर ने शुद्ध रक्त से क्या किया, ऑक्सीजन है तो क्या होगा, जब श्वसन होगा तो बदले में कौन सी गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ऑक्सीजन लेंगे CO2 छोड़ देंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून के अंदर घुल गई तो खून कैसा हो गया, अशुद्ध, रक्त हो गया हमारा अशुद्ध, ठीक है। अब अशुद्ध रक्त किस में होता है, शिरा के अंदर होता है। से शिरा, से शरीर, और शिराओं में होता है रक्त कौन सा, अशुद्ध रक्त। यानी शरीर की सारी शिराएं शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के एक बहुत बड़ी पाइप के अंदर प्रवेश करेगी। उस पाइप का नाम है महाशिरा। ये ऐसे शिराएं आई छोटी छोटी, वैना केवा बोलते हैं, वैना केवा। तो इस महाशिरा के अंदर इन्होंने क्या, इसका नाम क्या है, महाशिरा। बड़ी धमनी तो महाधमनी, बड़ी शिरा तो महाशिरा। महाशिरा ने अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया और लाकर किसमें छोड़ा है, दायां आलिंद में छोड़ा है, छोड़ा है कि नहीं। अब बताओ अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से, यहां से वाल्व खुलेंगे, ठीक है ना। ये वाल्व कुछ इस प्रकार के होते हैं, क्रिया करते हैं ना, जब ऐसे वाल्व है एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं। अब नीचे से अगर ब्लड ऐसे घुसा तो यहां से वाल्व प्रेशर पड़ेगा तो खुल तो जाएंगे, वापस खून नहीं आएगा नीचे की, वापस जब आएगा ना तो ये ऐसे हो जाएंगे। प्रेशर पड़ेगा तो खुल गए, वापस जब पड़ेगा ऐसे हो जाएंगे से। तो ये वाल्व यूं चलते हैं। इसको अपने कहते हैं धक धक की ध्वनि। ये ध्वनि एक बार खुले, इसको कहते हैं धक धक की ध्वनि आएगी ऐसे। अब ये वाल्व ये चलेंगे ना, ये अशुद्ध रक्त कहां जाना चाहिए, अशुद्ध रक्त किस में आया, अब दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त किस में गया, दाएं नीले के अंदर आ गया अशुद्ध रक्त। अब बताओ इस अशुद्ध रक्त की जरूरत किसको है, अशुद्ध रक्त की आवश्यकता है कि अशुद्ध रक्त शरीर के उस अंग को दे दें जो इसका क्या कर दे, और शुद्धिकरण करने वाला अंग कौन है, फुफ्फुस है, लंग्स है, फेफड़े हैं। इधर तो आपका फेफड़ा आ गया बायां, इधर आ गया दायां फेफड़ा, इनके बीच में हृदय है ना, तो इधर आपका बाएं वाला फेफड़ा है, इधर आपका दाएं वाला फेफड़ा है। इसमें रक्त छोड़ दें, यहां से एक बहुत बड़ी पाइप निकलती है ऐसे करके, इधर चली गई ऐसे, ये महाशिरा कैसे नीचे से होती हुई ये इधर चली गई, महाधमनी को टच करती हुई ऐसे इधर, ये यहां जाकर खुल गई। इस पाइप का नाम क्या है, इस पाइप का नाम है फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुसीय धमनी कह सकते हो। अब इसका नाम फुफ्फुस धमनी, ये तो इधर जाकर के इसमें खुली, इधर कौन सा फेफड़ा है आपका, तो इसको तो नाम दे देंगे बायां फुफ्फुस धमनी। बाएं फेफड़े में जाने वाली धमनी है तो क्या बोलेंगे, बायां फुफ्फुस धमनी। ये कौन से फेफड़े में जाकर खुल रही है, तो ये बन गई दायां फुफ्फुस धमनी, दायां
फुफ्फुस धमनी। अब बायां फुफ्फुस धमनी और दायां फुफ्फुस धमनी ने अशुद्ध रक्त छोड़ दिया फेफड़े के अंदर। फेफड़े ने क्या किया, ऑक्सीजन मिलाना चालू किया, रक्त हो गया वापस शुद्ध। फेफड़े से फिर एक पाइप निकली कोरोनरी धमनी, शुद्ध रक्त वापस किसको दे दिया, बाएं आलिंद। हो गया एक चक्कर पूरा। वापस पढ़ते हैं। बाएं आलिंद में एक पाइप या एक धमनी प्रवेश करती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी बाएं आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त छोड़ती है। बायां आलिंद है वो शुद्ध रक्त किसको दे देगा, बाएं नीले में चले जाएगा। बायां नीले से शुद्ध रक्त किसमें जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी शुद्ध रक्त किसमें चला गया, पूरे शरीर के अंदर। शरीर ने शुद्ध रक्त से कर लिया श्वसन, बदले में बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुनते जाओ, बोलो मत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रक्त आपका वापस हो गया अशुद्ध। अशुद्ध रक्त किन नलिकाओं में बहता है, शिराओं के अंदर। सह से शिरा, सह से शरीर। शरीर की सारी शिराएं शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के बहुत बड़ी शिरा में छोड़ देती है। महाशिरा अशुद्ध रक्त किसको देती है, दायां आलिंद को देती है। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त किसमें चला गया, दाएं नीले से एक पाइप निकली जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी ने क्या काम किया, अशुद्ध रक्त को भेज दिया बाएं और दाएं फेफड़े के अंदर। फुफ्फुस धमनी दो भागों में बंटी, एक गई बाएं फेफड़े में, एक गई दाएं फेफड़े में, तो बन गई बायां फुफ्फुस धमनी और दायां फुफ्फुस धमनी। फेफड़े ने के अंदर जैसे रक्त गया, फेफड़े ने रक्त का शुद्धिकरण करना चालू किया, प्यूरिफिकेशन काम किया। रक्त का हुआ शुद्धिकरण, फेफड़े से वापस एक पाइप निकली कोरोनरी धमनी नाम की और शुद्ध रक्त लेकर वापस किसमें आ गई, बाएं आलिंद के अंदर। एक चक्कर पूरा हो गया। सिंपल अगर छोटा डायग्राम में पढ़ना तो इस प्रकार से फेफड़े हैं ऐसे, ये बायां फेफड़ा या दायां फेफड़ा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बी बायां डी दायां। अब ये हृदय, ये तो अशुद्ध रक्त कैसे गया, फेफड़े के अंदर गया अशुद्ध रक्त, फेफड़े से एक पाइप निकलती है ऐसे आएगी, यहां जाकर एक हो गई, इसका नाम क्या है, कोरोनरी धमनी, वापस छोड़ दिया हृदय के अंदर। ये तो गया हृदय से फेफड़े में, ये फेफड़े से वापस आ रहा है हृदय में, वो पाइप कौन सी है, तो कोरोनरी धमनी जो है ना, हृदय के अंदर जो होती है उसको धमनी कहते हैं, फेफड़े के अंदर जो शिरा कहते हैं। कोरोनरी धमनी का ही दूसरा नाम होता है फुफ्फुस शिरा। कोरोनरी धमनी ना बोलो ना तो ऐसे कह सकते हो, फेफड़े से एक शिरा निकलती है, फेफड़े से शिरा निकलती है, वो हृदय को शुद्ध रक्त देती है। और वो शिरा जब हृदय में जाएगी तो हृदय में जाने के बाद धमनी बन जाती है, तो इसका दूसरा नाम फुफ्फुस शिरा भी है या प्लोमंडी शिरा भी है। अब याद करो, पीछे बैकग्राउंड में सोचो, एक चीज पढ़ाई थी आपको मैंने, क्या, शरीर की किस धमनी में, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त बहता है, ये देखो, फुफ्फुस धमनी, वृक्क शिरा या प्लोमंडी शिरा के ना, सॉरी, शरीर की किस धमनी में, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस धमनी, नहीं तो वृक्क धमनी, नहीं तो प्लोमंडी धमनी। इसलिए मैंने कहा था कि धमनियों में अपवाद है, धमनियों तो शुद्ध होना चाहिए, इसमें अशुद्ध क्यों है, क्योंकि हृदय का अशुद्ध रक्त फेफड़े को देती है, हृदय का अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए इसमें धमनी होते हुए भी कैसा है, अशुद्ध है, जबकि धमनी होता कैसा है, शुद्ध होता है धमनी में। तो शरीर की किस शिरा में शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा है या प्लोमंडी शिरा है, तो या वृक्क शिरा, एक और बताई थी वृक्क शिरा किडनी वाली, उनमें शिरा होते हुए भी शुद्ध है, बाकी शिराओं में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध होता है। इसमें शिरा होते हुए शुद्ध क्यों है, फेफड़े से एक शिरा आती है बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लेकर के, उस शिरा का नाम फुफ्फुस शिरा, इसलिए उसमें शिरा होते हुए भी शुद्ध रक्त है, क्योंकि बाएं आलिंद को कौन सा रक्त दे रही है, शुद्ध दे रही है। अंतर समझ में आया क्यों अशुद्ध है, क्यों शुद्ध है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेंगे, देखो, शरीर को शुद्ध रक्त कौन पहुंचा रहा है, बायां नीले दे रहा है, शरीर को शुद्ध रक्त हृदय का कौन सा कोष्ठक उपलब्ध कराता है, ये दे रहा है शरीर को, कि ले जाओ, शरीर को दे रहा है, तो पूरे शरीर को अगर रक्त देना होगा तो उसमें दम भी चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो इस पर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए जो बायां नीले होता है ना, उसकी दीवार है ना, वो मोटी होती है, मोटी। हृदय के किस कोष्ठक की दीवार सबसे मोटी होती है, इसकी मसल्स या मांसपेशियां मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर को रक्त देता है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ये फटना ज्यादा से, इसलिए पहले से सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो हृदय के किस कोष्ठक की दीवार सबसे मोटी होती है, उत्तर होगा बायां नीले की दीवार सबसे मोटी है। क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन,
हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन सी रक्त वाहिनी करवाती है? कोरोनरी धमनी। एक बार डायग्राम को देख लो अच्छे से, समझ में आ गया? अब पहला क्वेश्चन, हृदय के कौन से कोष्ठक में सबसे पहले शुद्ध रक्त की प्रविष्टि होती है? बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। और हृदय को शुद्ध रक्त कौन सी रक्त वाहिनी उपलब्ध करवाती है? कोरोनरी धमनी। नाम ना आया तो? हृदय की किस कोष्ठक की दीवार सबसे मोटी होती है? बायां नीले की। हृदय के कौन से कोष्ठक में अशुद्ध रक्त सबसे पहले प्रविष्ट करता है? और अशुद्ध रक्त कौन सी रक्त वाहिनी लाती है? फेफड़ों को कौन सी रक्त वाहिनी अशुद्ध रक्त उपलब्ध करवाती है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों को अशुद्ध रक्त हृदय का कौन सा कोष्ठक देता है? दायां नीले देता है। फेफड़ों को अशुद्ध रक्त कौन देता है? शरीर को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? और कौन सी रक्त वाहिनी पहुंचाती है? समझ गए? अब हृदय, मैंने बताया था कि मानव शरीर रक्त की मात्रा कितनी? लगभग 5 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त है। तो आप सोचोगे कि जो हृदय हो तो 12-13 सेंटीमीटर का होता है, 300 ग्राम का जुगाड़। 300 ग्राम के जुगाड़ में 5 लीटर रक्त कहां से आया? बोलोगे तो रॉन्ग नंबर है, कौन फिर की ले रहा है ना? ऐसा नहीं है, रॉन्ग नंबर नहीं है, नंबर तो सही है। कभी सोचा है कि 300 ग्राम का जुगाड़ है तो 5 लीटर खून कैसे? 300 ग्राम का आइटम है, उसमें 5 लीटर डालना आएगा क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार रखता है? 72 बार रखता है। एक धड़कन में बताया था कितना पंप करता है? एक धड़कन में 70 मिलीलीटर पंप करता है। तो 1 मिनट आएगी ना जब 60 सेकंड हो जाएंगे, 70 ml, फिर 70 ml, फिर 70 ml, फिर 70 ml, ऐसे 70 × 72 करोगे तो बन रहा है 5040 मिलीलीटर, लगभग 5 लीटर हो गया। ठीक है, 5 लीटर एक साथ नहीं, ऐसा नहीं है कि एक साथ 5 लीटर खून आ जाएगा हृदय में, एक साथ ही 5 लीटर फेंक देंगे, ऐसा नहीं। 70 ml धक 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 करते करते 1 मिनट में हो जाता है 5 लीटर, इसलिए मानते 5 लीटर है। ठीक है, डायग्राम बनाओगे? जरूरत है क्या डायग्राम की?